मुझे मई 2022 में डिप्लोमा मिला था और अपनी उम्र के ज्यादातर लोगों की तरह बिना किसी जिम्मेदारी के, शरीर में ऊर्जा और चाय की अधिकता लिए मैंने तय किया कि अकेले कार से यात्रा करना एक शानदार विचार होगा। वयस्क नौकरी की रूटीन में डूबने से पहले आजादी का आखिरी घूंट। मैंने दिल्ली से मनाली तक का रास्ता तय किया। उत्तराखंड से होकर सिर्फ इसलिए मुड़ गया क्योंकि वहां पर्यटक थे, अंतहीन जंगल थे और तय रास्ते से हटने का ख्याल अपने आप में लुभावना लग रहा था। उस रात मैं कहीं श्रीनगर और मसूरी के बीच था। 2 लेन का हाईवे, लंबे अंधेरे हिस्से, लगभग कोई गाड़ी नहीं, बस मेरी होंडा सिविक। रफ्तार पर हल्की सी गुनगुनाहट, पुरानी प्लेलिस्ट बेतरतीब ढंग से बजती हुई और सूरजमुखी के बीजों का खुला पैकेट जिसने मुझे जगाए रखा। खिड़कियां इतनी खुली थीं कि रात की ठंडी हवा अंदर आ सके और चारों तरफ वही खास, लगभग डरावनी खामोशी थी जो आधी रात के बाद सुनसान सड़कों को ढक लेती है। रुकने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन तभी पेट्रोल का इंडिकेटर टिमटिमाया। एक पेट्रोल पंप के पास से निकला। लग रहा था कब का बंद है। दूसरे के पास से भी, लेकिन कुछ अंदर से अजीब सा लगा। आधी रात के करीब दूर एक धुंधली सी लाइट दिखी। लाल अक्षर टिमटिमा रहे थे, बस यूं ही। पार्किंग खाली थी, डामर फटा हुआ, लकड़ी की दीवारें, धूल जमी जालियां, फीके रंग जो अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। पूरी जगह साफ तौर पर 90 के दशक की लग रही थी, लेकिन अंदर रोशनी जल रही थी और वही काफी था। मैं अंदर गया, सोच रहा था जल्दी से पेट्रोल भरवाऊं, कुछ खाऊं और निकल जाऊं। अंदर अजीब सी खामोशी थी, न संगीत न रेडियो, बस काउंटर के ऊपर लगी बल्ब की परेशान करने वाली भनभनाहट। हवा में पुराने कॉफी मशीन, ऑनेल और किसी सड़ी सी चीज की गंध थी, जैसे इस जगह को बरसों से भुला दिया गया हो। शेल्फ पर धूल जमे स्नैक्स थे। फ्रिज मुश्किल से चल रहा था, बस कुछ अकेली सोडा की कैनें रोशन कर रही थीं। छत की टाइलों पर दाग थे, लिनोलियम फर्श घिसकर लगभग छेद सा हो गया था। काउंटर के पीछे लगभग 60 साल का आदमी बैठा था। पतला पीला, पीछे चिपके सफेद बाल और पेट्रोल पंप का लोगो लगी घिसी पिटी कैप। मैं अंदर आया तो उसने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा। न घूरना न बदतमीजी, बस जरूरत से ज्यादा ध्यान से, जैसे स्लो मोशन में हर छोटी बात परख रहा हो। हे, मैंने कहा, बाहर पंप काम कर रहा है? उसने धीरे से सिर हिलाया, फिर जैसे सोचते हुए बोला, काफी दूर का रास्ता है? हाँ, बस पूर्व की तरफ जा रहा हूं, मैंने कहा। उसने पलकें झपकाईं, धीरे, सोच समझकर, और तभी पहली बार मैंने वो महसूस किया, एक बहुत हल्का सा बदलाव, जैसे कोई साधारण बातचीत अचानक कुछ और बन गई हो, कुछ जानबूझकर किया गया। मेरी सहजता में दरार पड़ गई, लेकिन मैंने हल्का लहजा बनाए रखा। अकेले घूमने के लिए दुनिया बहुत बड़ी है, वह अजीब सी मुस्कान के साथ बोला। मैं असहज हंसी हंसा। यही तो बात है। वह फिर सिर हिलाता है। माता पिता को फोन करते रहते हो? बताते हो कहाँ हो? ये सवाल सीधा लगा। मैंने बचने की कोशिश की। कभी कभी। अच्छा है, उसने कहा, किसी को पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो, क्या पता क्या हो जाए। मैंने जवाब नहीं दिया, बस जबरदस्ती मुस्कुराया और दरवाजे की ओर मुड़ा। धन्यवाद, पेट्रोल भरवा कर चलता हूं। टायर चेक कर लेना, उसने पीछे से कहा। आगे रास्ता खराब है। मैंने सिर हिलाया, हालांकि ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस जाना चाहता था। लेकिन जब मैं बाहर निकला, वह भी मेरे पीछे आ गया। चाहो तो एक नजर डाल लूं, उसने कहा। पहले मैकेनिक था? नहीं धन्यवाद, मैंने सिर हिलाया। लेकिन वह गया नहीं, बस देखता रहा, जब तक मैं कार्ड डालकर पेट्रोल भरने लगा। गाड़ी साफ है? हरियाणा नंबर? हाँ, हाल ही में वहीं से आया हूं। वह फिर सिर हिलाता है। यहीं रात बिताओगे? आगे कहीं मोटेल है, मैंने कहा। अभी बुक नहीं किया। वह मुस्कुराया। गाड़ी में सोना ठीक नहीं, लोग ऐसे ही गायब हो जाते हैं। मैं चुप रहा। पेट्रोल भर गया। मैंने बुदबुदाकर धन्यवाद कहा और गाड़ी में बैठ गया। वह पंप के किनारे खड़ा रहा, हिलता भी नहीं। रियर व्यू मिरर में उसका साया देर तक दिखता रहा। 10 मिनट बाद मैं सड़क किनारे एक मोटेल में मुड़ा। ऐसा मोटेल जहां रिसेप्शन पर घंटी टंगी होती है और जनरेटर मुझसे भी पुराना लगता है। मुझे परवाह नहीं थी, मैं थक चुका था। मुझे अजीब लग रहा था। मुझे बस एक ऐसा दरवाजा चाहिए था जिसमें मजबूत ताला हो। क्लर्क ने मुझे ठीक से देखा भी नहीं। नकद लिया। एक बड़ी प्लास्टिक टैग लगी चाबी थमा दी। कमरा 6, पार्किंग खाली थी। लग रहा था मैं ही अकेला मेहमान हूं। ये सुकून भी था और बेचैनी भी। मैंने दरवाजा बंद किया, खिड़की चेक की, फिर मुझे डैश कैम याद आया। वह पूरे समय चल रही थी। मैंने रिकॉर्डिंग को पेट्रोल पंप तक पीछे किया और हाँ, वह आदमी सच में मेरे पीछे बाहर आया था। गाड़ी के पास खड़ा रहा और निकलने से कुछ सेकंड पहले वह दीवार की तरफ मुड़ा, जैसे कुछ ठीक कर रहा हो। अजीब आदमी, मैंने खुद को समझाया। ऐसी जगहों पर लोग अकेले होते हैं। मैं सोने की कोशिश करने लगा और फिर रात 2 बजे के बाद
मैंने दरवाजे की हैंडल को हल्का सा हिलते सुना। जोर से नहीं, बस एक सावधान सा धक्का, जैसे कोई देख रहा हो कि ताला लगा है या नहीं। मैं जम गया, सांस तक नहीं ली। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। 5 मिनट रुका, फिर खिड़की के पर्दे का कोना उठाया, कोई नहीं। लेकिन जब मुझे डैश कैम याद आई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुबह मैंने फुटेज देखी, रात 2:14। कैमरे ने ड्राइवर साइड पर हलचल पकड़ी। वही टोपी, वही मुस्कान। फिर पेट्रोल पंप वाला था। कुछ सेकंड खड़ा रहा, फिर मेरे कमरे की ओर चला गया। कार के बोनट पर उसकी परछाई फिसली। 1 मिनट बाद वह लौटा, सीधे कैमरे की ओर देखा और चला गया। मैं बाहर गया। टायर ठीक थे, लेकिन वाइपर के नीचे एक कागज था। कोई नोट नहीं, बस एक लाइन, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि हर जगह बहुत रोशनी थी। मैं अंदर गया, पुलिस को बुलाया। उन्होंने पेट्रोल पंप देखा। वो तबाह थी, पूरी तरह जैसे कभी खुला ही ना हो। एक अफसर ने कहा, नया मालिक कभी कभी ही खुलता है। उस आदमी की पहचान कभी नहीं हो पाई। मैंने यात्रा जारी नहीं रखी। अगले दिन वापस लौट गया और वह कागज आज भी गाड़ी के डैशबोर्ड में है। पिछले 7 दिन मैंने तपोवन में एक आध्यात्मिक रिट्रीट में बिताए। पूरी तरह शांति, कोई फोन नहीं, बस अपनी आत्मा से दोबारा जुड़ने की कोशिश। सुबह सूरज निकलने से पहले जागना, अदरक की चाय पीना और कागजों के ढेर भरना। इतना लिखना जितना शायद मैंने पूरी जिंदगी में नहीं लिखा था। और सच कहूं तो यह काम कर गया। मैं हल्का महसूस कर रहा था। इतना सुकून मुझे सालों से नहीं मिला था। जब मैंने सामान समेटा, विदा ली और अपने शहर की ओर लौटने के लिए निकल पड़ा, तो मेरे अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। खिड़कियां हल्की खुली हुई, धीमा सूफी सा संगीत बज रहा था। कोई जल्दी नहीं, कोई तनाव नहीं, सिर्फ सड़क, डामर के किलोमीटर और वो विचार जो आखिरकार अपनी जगह पर बैठ गए। घड़ी रात के थोड़े से 10 बजे दिखा रही थी जब मैं सलीनापुर के बाहर एक सुनसान हाईवे पर पहुंचा। ऐसी सड़क जैसे भगवान और इंसानों दोनों ने उसे भुला दिया हो। चारों तरफ अंधेरा, अंतहीन खेत और 2 लेन जो कहीं नहीं जाती थी। हाई बीम आगे के रास्ते को काट रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। मैं थका नहीं था, बस उस बहाव में तैर रहा था। रिट्रीट की बातें याद आ रही थी, सजगता, उपस्थिति, शांति। वो एहसास जब अचानक लगता है कि हर चीज किसी मतलब से भरी हुई है। मैं ठीक वहीं था और तभी मैंने उसे देखा। वह सड़क के किनारे खड़ी थी, करीब 10 साल। लंबे काले बाल, फीका सफेद कपड़ा, ना स्वेटर, ना बैग, ना चप्पल। आसपास कोई गाड़ी नहीं, ना टूटी साइकिल, ना कोई वजह कि वह वहां क्यों हो सकती है। बस खड़ी थी, मेरी हेडलाइट्स में रोशन, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहीं खड़ा किया हो। मैंने तुरंत स्पीड कम की। दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं देख क्या रहा हूं। पहले लगा शायद रोशनी का धोखा है, कोई पुतला या अजीब सा सड़क किनारे का निशान। लेकिन जैसे जैसे पास आया, साफ होता गया, नहीं, वह असली है और वह हिल नहीं रही थी। मैं उससे करीब 20 मीटर आगे रुक गया। पैसेंजर साइड की खिड़की थोड़ी खोली और बोला, अरे बच्ची, तुम ठीक हो? मदद चाहिए? खामोशी, वह हिली तक नहीं, कोई जवाब नहीं, बस देखती रही। मुझे नहीं, मेरे आर पार। मैंने इंजन बंद नहीं किया। उंगलियां मोबाइल पर कांप रही थी। पेट के अंदर कहीं डर गहराता जा रहा था, लेकिन मैं ऐसे ही जा भी नहीं सकता था। हो सकता है वह घायल हो या खो गई हो या किसी से भाग रही हो। तुम्हारे माँ बाप पास हैं? गाड़ी खराब हो गई? कुछ नहीं, खामोशी और घनी हो गई, लगभग छूने लायक। मैं इमरजेंसी नंबर मिलाने ही वाला था कि मैंने उसके पीछे खेत में हलचल देखी। फसल के खेत से एक आदमी बाहर आया, लंबा, दुबला, मजदूरों जैसे कपड़े पहने हुए, अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रहा। उसके हाथ में कुछ लंबा था, भारी, कोई औजार। उसने एक शब्द नहीं कहा, बस देखा, फिर एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने झट से गियर डाला और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। कंकड़ गाड़ी के दरवाजों से टकराने लगे। मैंने पीछे नहीं देखा। मैं जानना नहीं चाहता था कि वे आ रहे हैं या नहीं, बस भाग रहा था, इतना तेज कि उंगलियां सुन्न पड़ गईं, सांस उखड़ी हुई, पूरा शरीर जकड़ा हुआ, जैसे तय ही न कर पा रहा हो कि रोऊं या चिल्लाऊं या दोनों। कुछ किलोमीटर बाद मैं आखिरकार पूरी सांस ले पाया। अगला मोड़ एक पेट्रोल पंप की ओर गया। मैंने गाड़ी रोकी और स्टीयरिंग को पकड़े कांपते हाथों से बैठा रहा। वो सारा सुकून जो 1 घंटे पहले था, अब बहुत दूर लग रहा था। उसकी जगह एक ठोस भारी डर ने ले ली थी। मैंने पुलिस को फोन किया, ठीक जगह बताई। करीब 40 मिनट बाद एक अफसर का कॉल आया। कुछ नहीं मिला, ना लड़की, ना आदमी, खाली, जैसे वे कभी थे ही नहीं। उसने पूछा, क्या पक्का है कि ये कोई भ्रम नहीं था? शायद झपकी लग गई हो, लेकिन नहीं।
मैं जानता था मैंने क्या देखा। जितना पक्का मुझे अपना नाम पता है, मैंने उससे यह नहीं कहा, लेकिन मेरे दिमाग में उस लड़की का चेहरा घूमता रहा। वह डरावना इसलिए नहीं था कि वह डरी हुई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बिल्कुल खाली था, जैसे उसके पीछे कोई था ही नहीं, जैसे वह बस इंतजार कर रही हो। पुलिस वाले ने मुझे कॉल के लिए धन्यवाद कहा और फोन काट दिया। यहीं पर सब खत्म हो गया। उस रात मैं मोटेल में एक पल भी सो नहीं पाया। लाइट बंद नहीं की, टीवी चलता रहने दिया। हर बार जब बाहर कोई गाड़ी गुजरती, मैं चौंक जाता। जूते उतारने से पहले मैंने 5 बार दरवाजे का ताला चेक किया। सुबह मैंने सोचा, क्या मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए? क्या मुझे लौटकर खोज में शामिल होना चाहिए? लेकिन अफसर ने कहा था, कोई खोज नहीं होगी, कोई खुला केस नहीं, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं। उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ था। मैं घर की ओर चल पड़ा, लेकिन तब से मैं उसके बारे में सोचता हूँ, जरूरत से ज्यादा। इस बारे में कि वह वहां कितनी देर से खड़ी रही होगी, कितने लोग वहां से गुजरे होंगे बिना रुके, और उस आदमी के बारे में जो उसके पीछे खेत में था। वह वहां क्या कर रहा था? उसके हाथ में क्या था? क्या वह मेरा ही इंतजार कर रहा था, या मैं बस अगला था? कभी कभी मैं खुद से पूछता हूँ, क्या मुझे रुकना चाहिए था? क्या यह एक जाल था? क्या वह लड़की एक चारा थी, कुछ ऐसा जो मेरी सतर्कता गिराने के लिए रखा गया था? और कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर मैं गाड़ी से उतर गया होता तो क्या होता? या इससे भी डरावना, अगर मैंने उस आदमी को तब तक नहीं देखा होता जब तक बहुत देर ना हो जाती। अब मैं उस सड़क से नहीं जाता, मैं उसे पूरी तरह बायपास करता हूँ, जैसे मेरी जिंदगी उसी पर टिकी हो। शायद सच में टिकी है। पिछली हफ्ते मुझे याद आया कि सफेद वैन खड़ी थी उस कैफे के सामने जिसमें मैं बैठा था। वही टूटी हुई हेडलाइट। मैंने कॉफी तक खत्म नहीं की, बस सीधे काले रास्ते से बाहर निकल गया। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ, वो पहले याद करूं। हम लोग 5वें दिन अपने साउथ ईस्ट इंडिया के रोड ट्रिप पर थे। 4 दोस्त पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस अजीब से समय का पूरा मजा लें, जो सेशन और इंटर्नशिप्स के बीच आया था। मैं, रोहन, अली और मीत। गाड़ी पूरी तरह से भरी हुई थी। खाने में सिर्फ रोड मिक्स और कुछ स्नैक्स बचे थे, और माहौल GTA जैसा। अचानक से कैओटिक और कभी कभी सोलफुल कॉन्वर्सेशंस के बीच में ऐसा सफर जिसमें हर चीज सालों तक याद रहेगी, जहां तुम जानते हो कि हर छोटी चीज, आसमान का रंग या सबसे मूर्खतापूर्ण जोक्स भी याद रहेंगे। हमने एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया, छोटा सा डिजिटल कॉर्नर, जहां हमारे दोस्त भी हमारे साथ हमारी यात्रा के कलाइडोस्कोप, फनी पिक्स, वॉइस मैसेजेस और छोटी रोड नोट्स शेयर कर सकें। सर्वर का नाम रखा हमने चारों पागल। मोस्टली कैंपस के नाकों ही थे, लेकिन कभी कभी ट्रैवल सबरेडिट से कुछ रैंडम लोग भी ज्वाइन हो जाते थे। रात के करीब हम सावनाह के बाहर शांत और सन्नाटा रोड्स पर, टायर्ड और थोड़ा स्लीपी थे। मीत पिछली सीट पर सोते सोते अपने फोन से अपनी लोकेशन भेजने लगा, लेकिन गलती से उसने हमारी कोऑर्डिनेट्स पूरे सर्वर पर डाल दी। हमने इसे कुछ मिनट बाद ही नोटिस किया। लाइव जियो टैग सेंट टू सर्वर। डैम सीरियसली? मीत ने कहा। हमने थोड़ी हंसी की और मैसेज जल्दी से डिलीट किया। सब कुछ ठीक लगा और हम आगे बढ़े। 40 मिनट बाद हमने 24 घंटे खुली पेट्रोल पंप पर रोक लगाई, स्ट्रेच करने, टॉयलेट जाने और ड्राइवर चेंज करने के लिए। उस रात येलो फ्लिकरिंग लाइट्स ने सब कुछ ऑलमोस्ट सिनेमैटिक बना दिया। पार्किंग खाली थी और उसी सन्नाटे में मैंने डिस्कॉर्ड पर एक नोटिफिकेशन देखा। कूल हैट, अकाउंट विदाउट एवटार, नाम सिर्फ नंबर्स और हाइफन्स। मैंने सच में ट्रकर की हैट पहन रखी थी, सुवनीर शॉप से चार्ल्सटन से खरीदी हुई। रोहन ने देखा और पूछा, ये जोक है या क्या? तभी आया दूसरा मैसेज, होप यू गॉट योर स्नैक्स। अब डर का माहौल बन गया। मीत तुरंत चैट चेक किया। जियो तक गायब था, लेकिन कोई देख चुका था। हम पार्किंग और आसपास देखे। 2 कार्स दूर एक वाइट वैन, कोई साइन नहीं, इंजन चालू लेकिन लाइट्स ऑफ। हमें अभी निकलना पड़ेगा, मीत ने फुसफुसाया। हम स्टोर में भी नहीं गए, सीधे गाड़ी में बैठे और भाग निकले। मैं लगातार रियर व्यू मिरर में देख रहा था, वैन अभी भी वहीं था। बातचीत शुरू की, टेंशन जल्दी ही इरिटेशन में बदल गया। मीत ने कमेंट किया। रोहन ने स्मूथ करने की कोशिश की, लेकिन टेंशन ग्रुप में फैल गई। 1 घंटे बाद मेलिकविल के पास रोड साइड कैफे पर वही वैन फिर दिखा, अक्रॉस द रोड। पहले हमें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो वैन ने फॉलो किया। वही सिलुएट, सेम ब्रोकन हेडलाइट। उस समय पैनिक की वेव ने हमें पूरी तरह पकड़ लिया। हमने हेडलाइट्स ऑफ की और नैरो फॉरेस्ट ट्रैक पर टर्न किया, ऑलमोस्ट इनविजिबल, डार्कनेस में घुलने के लिए। मीत ने ट्रेम्बलिंग हैंड से फोन ऑफ किया। ब्लूटूथ, GPS, सब। हम भी फॉलो किया। पैरानोया पूरी तरह घेर चुकी थी। मुझे लगता है अब मुझे उल्टी होगी। मीत की आवाज में बॉर्डरलाइन पैनिक था। सड़क पे ट्विस्ट्स, ट्रीज टाइट होती जा रही थीं, जैसे फॉरेस्ट हमारे चारों ओर ब्लैक एम्ब्रेस में हमें घेर रहा हो।
नो लाइट्स, कोई लिविंग साइन नहीं, सिर्फ एंडलेस ट्रीज, साइलेंट गार्ड्स। रोहन ने हाई बीम ऑन किया और उसकी लाइट में हॉट डियर आइज ब्लिंक हुए। 2 कोल्ड स्पार्क्स डिसअपीयर्ड इंस्टेंटली। पूरी सीन नाइटमेयर जैसा था। रस्टेड फेंस, ड्राइड क्रीक, बर्न्ड बार्न, सब अबैंडन्ड। ट्रीज में किसी की शैडो मूवमेंट दिखी, पर जब चेक किया कोई नहीं, बस वॉइड। आखिरकार हमने पुरानी चर्च के पास पार्किंग की। डार्क और डिजर्टेड, इंजन ऑफ, साइलेंट, केवल इरेगुलर ब्रीदिंग। विंडोज खुले, टेंशन मैक्स, हर साउंड को सुनने की कोशिश। 10 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे लगा कि हमने एस्केप कर लिया। फोन्स ऑफ कुछ समय रहे, क्यूरियोसिटी ने फियर ओवरटेक किया और धीरे फोन्स ऑन किए। वीक सिग्नल आया, नोटिफिकेशंस फ्लड, मैसेजेस, डिस्कॉर्ड क्वेश्चंस, मिसिंग स्ट्रीम का कंफ्यूजन। और फिर आया लास्ट मैसेज सेम अनोनिमस से, यू आर नॉट चीयरफुल, नो थ्रेट्स, नो एक्सप्लेनेशन, बस 3 वर्ड्स, कोल्ड एज नाइफ इन डार्क। हमने तुरंत सर्वर छोड़ दिया। मीत ने ऐप डिलीट किया। मोटेल 20 माइल्स अवे, कैश पेड, कोई डिजिटल ट्रेस नहीं छोड़ा। कार पीछे पार्क की, लेकिन फिर भी नींद नहीं आई। हर क्रीक, एवरी इंजन साउंड बाहर। मुझे लगा जैसे फिर वही वैन दिख रहा है। सुबह मैं डिजिटल वर्ल्ड से कंप्लीटली कट ऑफ हो गया। अकाउंट्स डिलीट, पासवर्ड्स चेंज, नंबर चेंज। मंथ्स तक किसी को कुछ नहीं बताया। नाइट स्लीपलेस, constantly questions in mind. Were we followed all along? Was that van always there? Blending with environment till needed? अब मैं ध्यान देता हूँ, रूफ्स चेक करता हूँ, रियर व्यू मिरर्स में व्हीकल्स ऑब्जर्व करता हूँ जो बहुत देर तक मेरे पीछे आते हैं।